हेलो दोस्तों, मैं हूँ निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी। चैप्टर 94। राजकुमारी रूपाली का कक्ष। अपने सामने खड़ी माही को देखकर रूपाली के चेहरे, जो कुछ समय पहले खुशी से खिला हुआ था, वह अचानक ही डर और घबराहट के कारण मुरझा उठा। माही को अचानक अपने कक्ष में देखते ही पता नहीं क्यों, पर रूपाली का शरीर अपने आप ही उसके डर से कांपने लगता था, जो शायद माही की दी गई सजाओं के कारण था। इस कुछ ही समय में रूपाली समझ गई थी कि जिस रुद्र को कमजोर समझकर रूपाली ने उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश की थी, वह असल में एक भोले चेहरे के साथ छुपा हुआ राक्षस था। बहुत ही खतरनाक इंसान है रुद्र, जिससे दुश्मनी मोल लेना रूपाली की जिंदगी को छीन सकता था। यही कारण था कि अब रूपाली माही से इतना ज्यादा डरने लगी थी। परंतु तब भी रूपाली ने थोड़ी हिम्मत कर डरते हुए माही से पूछा, आप यहाँ इस वक्त, क्या आपको मुझसे कोई काम है? आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे आदेश दे देती, मैं स्वयं आपके पास पहुँच जाती। वही माही, जो अपने सामने खड़ी रूपाली की हालत को अच्छी तरह समझ रही थी, उसके बावजूद रूपाली का उसके सामने इतना स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा करना माही को काफी इम्प्रेस कर रहा था। माही ने अपने चेहरे की मुस्कान को और गहरा करते हुए रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें, हिम्मत तो बहुत है, वरना मेरे सामने होते हुए भी तुम्हारी इतनी जुबान खुल रही है। अब जब मैंने तुम्हारी इतनी बहादुरी देख ली है, तो मुझे लगता है तुम मेरे दिए हुए कार्य को बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ करोगी ना। जिसे सुन ना जाने क्यों, पर रूपाली को कुछ गलत होने का अंदाजा होने लगा था। माही जितनी बार भी रूपाली के पास आई थी, उसने हमेशा ही रूपाली को किसी न किसी बड़ी मुसीबत में ही डाला था। इसलिए अब अगर रूपाली अपने सपनों में माही को देख लेती, तो वह डर से उस सपने से उठ जाती। उसे माही का अपने सपनों में दिखना भी किसी भयानक ख्वाब की तरह ही था। पर अब तो वह साक्षात उसके सामने बैठी हुई थी, जिसे सोचकर ही रूपाली की हालत खराब हो रही थी। पर अभी रूपाली ने उसके डर पर काबू करने का फैसला किया और थोड़ा घबराते और हिचकिचाते हुए माही से पूछा, आप किस कार्य की बात कर रही हैं? तभी माही ने अपनी उंगली को रूपाली के होठों पर रखते हुए कहा, चुप, शायद तुम अपने दिए हुए वादे को भूल रही हो। राजकुमारी, याद है ना, 2 दिन पहले तुमने यही मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मेरी सारी शर्तों को माना था। और मेरी शर्तों का सबसे पहला नियम यह था कि मैं जो भी कार्य तुमसे कहूँगी, तुम्हें बिना सवाल बिना जवाब के चुपचाप अपना मुंह बंद करके मेरे आदेशों का पालन करना होगा। पर लगता है अपनी सुंदरता पाने की खुशी में तुम मेरे नियमों को भूल चुकी हो। तो बताओ, इस चीज की मैं तुम्हें क्या सजा दूं? क्या मैं तुम्हें अब इस रूप को ठीक करने वाली औषधि देना बंद कर दूं, या फिर तुम्हारे शरीर के अंदर अपने जहर की मात्रा को और ज्यादा बढ़ा दूं? वही माही के इतने खतरनाक शब्दों को सुनकर रूपाली डर से कांपने लगी थी। उसने जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठते हुए माही क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए वैद्य जी, यह सभी मेरी गलती है। मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगी, कृपया कर मुझे माफ कर दो रुद्र। पर माही ने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी वह यहाँ रूपाली का यह फालतू का ड्रामा देखने नहीं आई थी। उससे जल्द अपने काम को अंजाम देना था, ताकि वह अपने बचे हुए कार्य को भी ध्यान से कर सके। इसलिए माही ने सीधा मुद्दे पर आते हुए रूपाली से कहा, मेरे सामने यह बेकार का ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात को अपने कानों को खोलकर ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने पिता के कक्ष में जाकर एक ऐसी पुस्तक या चाबी को ढूंढना होगा, जिससे किसी भी मंत्र ताले को खोला जा सके। और याद रहे, यह कार्य आज शाम तक हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी या तुम यह कैसे करोगी, बस मुझे किसी भी कीमत पर अपना कार्य पूरा चाहिए। वही माही की सारी बातों को सुनकर पहले तो रूपाली बहुत ज्यादा हैरान हो गई, पर अब उसे माही की सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा डर लगने लगा था। जिस कार्य को माही ने अभी रूपाली को करने के लिए दिया था, वह बहुत मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और ऊपर से माही ने सिर्फ उसे शाम होने तक का समय दिया था, जिसे सोचकर ही रूपाली की हालत खराब हो रही थी। बेशक उसके पिता इन तीनों भाई बहनों से बहुत ही अधिक प्रेम करते हों, पर वह अपनी गुप्त वस्तुओं के बारे में बहुत ही ज्यादा सतर्क रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कभी रूपाली और यश को उन्हें हाथ तक नहीं लगाने दिया था। उन तक पहुँचने की बात तो बहुत दूर की थी। इस चीज को सोचकर रूपाली इस समय काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। अगर गलती से भी उसके पिता को पता चल गया कि रूपाली ने उनकी किसी भी कीमती वस्तु को लेने की कोशिश की है, तो उसे भी नहीं पता कि उसके पिता उसके साथ क्या करेंगे और उसको क्या सजा देंगे।
पर माही की दी हुई आखिरी धमकी को सुनकर रूपाली को ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए हाँ कहना पड़ा। इस समय उसके लिए उसका शरीर और उसका रूप दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब वह दोबारा उस अंधेरे वाली जिंदगी में नहीं जीना चाहती थी, जिसमें लोग उसके पास आने से डरे, उसे घिन भरी नजरों से देखे और उसे सदा सदा के लिए अकेला छोड़ दे। यह ख्याल रूपाली के मस्तिष्क में आते ही उसके शरीर में उसका बीता हुआ 1 महीने का दर्द और अकेलापन सभी एक साथ हावी होने लगे। इसके बारे में सोचकर ही रूपाली की रूह कांप जाती थी। वह अपने इस बुरे ख्याल को दोबारा नहीं जीना चाहती थी। इसलिए रूपाली ने जल्दी से अपना सर झुकाते हुए माही से कहा, मैं तुम्हारा यह कार्य करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी भी पहले जैसा नहीं बनाओगी। वही माही, जिसके हाथों में अब रूपाली की सबसे बड़ी कमजोरी आ चुकी थी, उसने रूपाली के कक्ष से जाते हुए कहा, जब तक तुम अपना यह मुंह बंद कर मेरे दिए हुए कार्यों को करती रहोगी, तब तक तुम्हारा यह रूप बरकरार रहेगा। पर तभी माही ने रुकते हुए पीछे पलटकर सामने खड़ी रूपाली की तरफ देखते हुए कहा, और अगर तुमने गलती से भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और शायद यह बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैं तुम्हारा यह रूप दे सकती हूँ तो तुम्हें किस हद तक बर्बाद कर सकती हूँ। इतना कह माही तुरंत उस जगह से टेलीपोर्ट हो गई। वही पीछे खड़ी रूपाली तो हैरान परेशान सी बस माही को इस तरह अपने सामने गायब होता देखकर देखती ही रह गई। कभी कभी तो उसे उसका मन करता था कि वह जाकर अपने पिता चंद्रसेन को माही की सारी सच्चाई बता दे, पर माही की उन खतरनाक आंखों और उसके इरादों को सोचकर रूपाली हमेशा डर के कारण रुक जाती। वैसे भी अब उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अब अपनी जिंदगी प्यारी थी, जिसे जीने के लिए उसे माही के ही द्वारा दिया गए कार्य को पूरा करना था। इसलिए रूपाली ने गहरी सांस ली और अपने पिता के कक्ष में उस वस्तु को ढूंढकर लाने के लिए अपने आप को हिम्मत देने लगी। वहीं दूसरी तरफ माही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में से टेलीपोर्ट होकर सीधा राजकुमार तनिष्क के कक्ष में जा पहुंची, जहां राजकुमार तनिष्क बहुत लंबे समय से माही के आने का ही इंतजार कर रहे थे, जिसको आता देख उन्होंने जल्दी से इतने समय से अपने पास छुपा रखे उस चंद्र पत्थर को माही को दिखाया। वैद्य माही जी, देखिए, इस पत्थर की रोशनी समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। अगर यह इस तरह बढ़ती गई तो हो सकता है कि किसी न किसी की नजरें इस रोशनी तक पहुंच जाए, जो चीज हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसलिए आप जल्द से जल्द इसके कार्य को पूरा कर इसे इसके सही स्थान पर पहुंचा दीजिए। वही माही, जो राजकुमार तनिष्क के कमरे में किसी कार्य के लिए आई थी, उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उस चंद्र पत्थर को अपने हाथ में लिया, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर राजा सोम की आत्मा का समन किया। कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार राजा सोम की आत्मा माही के गले में पड़े लॉकेट से निकलते हुए सीधा उन दोनों के सामने आ गई। इस समय उनकी आत्मा से निकलने वाले प्रकाश, जो कभी बहुत ही ज्यादा चमकीला और ऊर्जा से भरा होता था, वह अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम होने लगा था, जो उनकी लगातार समाप्त होती हुई शक्तियों को साफ साफ दर्शा रहा था, जिसे देखकर पास खड़े राजकुमार तनिष्क काफी ज्यादा परेशान होने लगे। वह बहुत लंबे समय के बाद अपने माता पिता से मिले थे, इसलिए वह इतनी जल्दी उन्हें बस इस तरह जाता नहीं देख सकते थे। वैसे तो राजकुमार तनिष्क इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उनके पिता अब कभी वापस लौट नहीं सकते, उनके पास वापस नहीं आ सकते। उनके सामने सिर्फ उनकी आत्मा का कुछ हिस्सा ही मौजूद था, जो अपना समय प्राप्त होने पर एक न एक दिन लुप्त हो ही जाएगी। परंतु तब भी वह छोटे से मौके को भी अपने हाथों से इस तरह नहीं जाने दे सकते थे। इसलिए राजकुमार तनिष्क ने थोड़ी परेशानी के साथ सामने खड़ी माही की तरफ देखा। वही माही भी राजकुमार तनिष्क की मनोदशा को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए माही ने राजा सोम से इस पत्थर की सारी विशेषताओं के बारे में पहले से ही जान लिया था, जिसके साथ माही ने तुरंत खुद को और राजकुमार तनिष्क को एक दूसरे जगह टेलीपोर्ट कर दिया। यह समुद्र राज के वही 3 मुख्य जंगलों में से एक स्थान था, जिन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अनोखे खदानों से भरा हुआ स्थान भी माना जाता था। माही ने कुछ समय पहले ही पास के एक जंगल में आकर एक सुरक्षित स्थान को ढूंढ लिया था, ताकि वहां बैठकर वह राजा सोम द्वारा बताई गई विधि का प्रयोग कर उनकी आत्मा की शक्ति को वापस इकट्ठा कर सके, जिस स्थान पर अभी राजकुमार तनिष्क और माही मौजूद थे। यह स्थान कहीं बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ के बीच में छुपा हुआ था।
जिसके बारे में किसी को पता लगना लगभग नामुमकिन ही था। इस छोटे से स्थान के पास एक छोटी सी पानी की झील बनी हुई थी, जिसके बीचों बीच माही ने एक विशाल पत्थर को स्थापित किया था। क्योंकि राजा सोम की मूल शक्ति जल थी, इसलिए उनकी शक्तियों को वापस जागृत करने में माही को जल तत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली थी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए माही ने इस स्थान का चयन किया था। अपने आसपास सारी तैयारी करने के बाद माही को बस एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना था। वह था इस जगह को सबकी नजरों से बिल्कुल दूर रखना, जिसके लिए माही को लुक्स की सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए माही ने तुरंत लुक्स को आवाज दी। वहीं लुक्स, जो इतने लंबे समय में एक आरामदायक नींद में गया हुआ था, उसने जागते हुए माही से प्रश्न किया, बॉस, मैंने पहले ही आपसे कहा था, जब आपका अस्तित्व इस दुनिया में धीरे धीरे स्थापित होने लगेगा तो मैं आपकी मदद करना भी कम करता रहूंगा। तो आपको नहीं लगता कि आपको मुझे इतनी जल्दी नहीं उठाना चाहिए था? अभी तो सिर्फ 1 महीना ही बीता है, आपको इतनी जल्दी मेरी आवश्यकता पड़ गई। वही माही, जो लुक्स के उठते ही उसकी बकबक को सुनकर इरिटेट हो गई थी, उसने थोड़े गुस्से में लुक्स से कहा, ओ बिना शरीर की भटकती आत्मा, मैंने यहाँ तुझे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे बस तुम्हारी एक काम में जरूरत है। बस मेरी उस कार्य में मदद करो और जाकर दोबारा किसी कुंभकर्ण की तरह सो जाओ। जिसे सुन लुक्स ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए माही से प्रश्न किया, बताइए आपको किस कार्य में मेरी आवश्यकता है बॉस? जिसके बाद माही ने धीरे धीरे लुक्स को यहाँ की सारी स्थिति समझा दी। जिसे सुन लुक्स ने जल्दी से कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बॉस, मैं अभी इस कार्य को कर देता हूँ। जिसके बाद लुक्स ने अपनी कुछ शक्तियों का प्रयोग कर माही द्वारा चुने गए उस स्थान के चारों तरफ से अपनी ढाल से प्रोटेक्ट कर दिया, जिससे यह जगह इस जंगल से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इस पूरे काम में लुक्स ने सबसे अच्छा काम जो किया था वह यह था कि अंदर बैठे राजकुमार तुषार और माही बाहर हो रही हर एक घटना को सुन और देख सकते थे, परंतु इस घेरे के बाहर खड़े हुए लोग न ही इस जगह को देख सकते थे और न ही यहाँ की होने वाली किसी भी आवाज को सुन सकते थे। जिस चीज से माही बहुत ज्यादा खुश हुई, उसने लुक्स को दिल से धन्यवाद किया। जिसके बाद लुक्स दोबारा से वापस अपनी गहरी नींद में चला गया। चैप्टर 95। वही राजकुमार तनिष्क, जो वैद्य माही को इस तरह अपने आप से बातें करता हुआ देखकर बस देख ही रहे थे। जब शुरू में उन्होंने माही को इस तरह अपने आप से बातें करते हुए देखा तो उन्हें एक बार को लगा था कि शायद वैद्य माही को अपने आप से बातें करने की कोई बीमारी है, परंतु अब वक्त के साथ साथ वह जान चुके थे कि वैद्य माही के अपने कितने ही अधिक राज हैं, जिनको जानने में शायद तनिष्क को एक पूरी जिंदगी कम पड़ सकती है। इसलिए अब राजकुमार तनिष्क माही द्वारा किसी भी की गई हरकत को बेवजह या बेकार नहीं समझते थे। वह जान गए थे कि वैद्य माही जब भी कोई कदम उठाती है तो वह किसी न किसी कारण से उनके लाभ के लिए ही होता है। वही लुक से बातें करने के बाद माही आखिरकार अब अपने आगे के कार्य को शुरू कर सकती थी। उसे जल्द से जल्द राजा सोम की आत्मा शक्ति को ठीक कर वापस राजमहल के उस बगीचे के राज के बारे में भी जानना था। पर अभी इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो माही को करना था वह था राजा सोम की आत्मा शक्ति को ठीक करना। इसलिए माही ने ज्यादा देर न करते हुए तुरंत अपने कदमों को उस छोटी सी झील के बीचों बीच रखे पत्थर की तरफ बढ़ा दिया, जहाँ राजकुमार तनिष्क पहले से ही मौजूद थे। इस समय माही, राजकुमार तनिष्क और जिस लॉकेट में राजा सोम की आत्मा बंधी हुई थी वह तीनों ही उस स्थान पर मौजूद थे। माही ने राजकुमार तनिष्क की तरफ देखते हुए उनके हाथों में एक छोटा सा खंजर पकड़ाते हुए कहा, राजकुमार तनिष्क, अपने खून की कुछ बूंदे इस नीलम पत्थर के ऊपर डालिए। जिसे सुन तनिष्क ने बिना किसी सवाल के अपने हाथों में से उस छोटे से चाकू में से एक कट लगाकर अपने खून की कुछ बूंद को इस लॉकेट पर डाल दिया, जिसके प्रभाव से लॉकेट के अंदर मौजूद राजा सोम की आत्मा उस लॉकेट से बाहर आ गई। इसके बाद माही ने राजा सोम द्वारा बताई गई विधियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस विधि में दो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं का उपयोग माही को करना था। सबसे पहले था वह चंद्र पत्थर और दूसरे थे राजकुमार तनिष्क। क्योंकि राजकुमार तनिष्क राजा सोम के पुत्र थे, इसलिए उनका खून और उनकी शक्तियाँ दोनों ही एक दूसरे से बहुत अधिक मिलती थी, जिसका प्रयोग कर ही माही इस चंद्र पत्थर की शक्तियों को पहले राजकुमार तनिष्क और फिर उनकी सहायता से राजा सोम के अंदर प्रवेश करा सकती थी, जिसके लिए उसे भी अपनी बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना था। जिसके लिए माही और तनिष्क
दोनों ही तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा करते ही माही सीधा राजकुमार तनिष्क की आत्मा को अपनी रोशनी की दुनिया में ले जाती है, क्योंकि यही एक ऐसा लौता स्थान था जहां माही की आध्यात्मिक शक्तियों का असर अपने उच्च स्तर पर होता है। अगर माही इस विधि को करते हुए कहीं कमजोर पड़ी तो यहाँ मौजूद उसकी सतरंगी शक्तियाँ उसकी इस चीज में सहायता करेंगी। इसलिए माही ने इस स्थान को चुना। वही राजकुमार तनिष्क, जो वैद माही के एक और नए राज को खुलता देखकर बहुत अधिक चकित थे, वह अपनी हैरत भरी आंखों से चारों तरफ मौजूद उस माहौल को देख रहे थे, जहां उनके आसपास कई रंग बिरंगी रोशनियां चारों तरफ फैली हुई थी। इस जगह को देखकर ही पता चल रहा था कि यह जगह इस दुनिया की है या नहीं। सभी को पता था कि इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से अधिक शक्तियां होती हैं, परंतु इस जगह को देखकर राजकुमार तनिष्क को यह अंदाजा लग चुका था कि वैद माही के पास उनके अनुमान से भी ज्यादा अधिक शक्तियां हैं। वही माही ने राजकुमार तनिष्क को वहां मौजूद उस बड़े से सतरंगी वृक्ष की तरफ बढ़ने का इशारा किया, जिसके बाद वह दोनों उस वृक्ष के बीचों बीच मौजूद उस छोटी सी गुफा में जाकर बैठ गए, जहां माही ने उस चंद्र पत्थर की सारी शक्तियों को निकालना आरंभ किया। इस चंद्र पत्थर के अंदर बर्फ और जल दोनों की ही शक्तियां बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित थी, जो अपने स्थान को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब माही ने उन शक्तियों को निकालने का कार्य शुरू किया तो अपने आप को अपने स्थान से दूर जाता देख उन शक्तियों ने माही के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अगर आज माही के पास अग्नि शक्ति मौजूद नहीं होती तो उसे भी नहीं पता था कि वह किस तरह इन शक्तियों के वार से बचती। इस समय माही का पूरा शरीर किसी बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था, जिससे उस स्थिति को सही करने के लिए उसकी अग्नि शक्ति लगातार अपने प्रयास में लगी हुई थी। माही ने अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग कर जल और बर्फ शक्ति का कुछ समय तक डटकर सामना किया। इसके बाद जब वह दोनों शक्तियां कमजोर होने लगी तो इसी समय का फायदा उठाकर माही ने तुरंत उन शक्तियों को उसके स्थान से खींचकर उस चंद्र पत्थर से बाहर निकाल दिया, जिससे ऊर्जा की रोशनी की दुनिया में एक तेज चमक चारों तरफ फैल गई। यह चमक इतनी ज्यादा अधिक थी कि इसका प्रभाव राजकुमार तुषार और माही के शरीर पर भी दिख रहा था। उन दोनों के चारों तरफ इस समय दो सफेद रोशनियां अपने पूरे प्रकाश के साथ चमक रही थी, परंतु लुक्स द्वारा बताई गई शील्ड के कारण यह प्रकाश उस घेरे से बाहर नहीं गया। जिस चीज की खुशी राजकुमार तुषार के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। जब शुरुआत में वैद माही उन्हें इस स्थान पर लेकर आई थी तो उन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा अधिक डर था कि कहीं अगर इन शक्तियों का आभास उन दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को हुआ तो यह उनके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। और जब माही राजकुमार तुषार को इस खुले स्थान पर लेकर आई तो उनका डर इस चीज को देखकर और भी अधिक बढ़ने लगा, परंतु उनके मन में जो हिचकिचाहट इस पूरे समय में बनी हुई थी वह अब धीरे धीरे गायब हो गई थी। वही रोशनी की दुनिया के अंदर माही ने राजकुमार तनिष्क, जो अपनी बंद की हुई आंखों से माही की इस पूरी प्रक्रिया में सहायता कर रहे थे, तभी माही ने अपनी आंखें खोलते हुए राजकुमार तनिष्क से कहा, राजकुमार अब आप तैयार हो जाइए। अब बाकी का सारा कार्य आपकी आत्मशक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आपको किसी भी तरह इन दोनों शक्तियों को अपने शरीर के अंदर समाना होगा। इसके बाद ही आप अपने पिता को ठीक कर सकते हैं। परंतु एक बात का आप याद रखिएगा, अगर आप इस चीज में असफल रहे तो यह शक्तियाँ आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकती हैं। इसलिए मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप यह कार्य करने के लिए तैयार हैं? जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, मैं इस चीज के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मुझे बस किसी भी तरह अपने पिता को ठीक करना है। मेरे पास अब उनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं अब उन्हें नहीं खोना चाहता। वही राजकुमार तनिष्क की बातें खत्म होते ही माही ने उन दोनों शक्तियों को तुरंत राजकुमार के माथे के बीचों बीच मौजूद स्थान में भेजना शुरू कर दिया। वही माही के ऐसा करते ही राजकुमार तनिष्क का पूरा शरीर किसी बर्फ के समान जमने लगा। अचानक ही उनके शरीर में दर्द की एक बहुत तेज लहर दौड़ उठी, जिसे महसूस कर राजकुमार तनिष्क ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। इस समय उन्हें अपने शरीर में एक साथ हजारों तलवारों के घुसने जितना दर्द हो रहा था। यह कुछ ऐसा था जैसे कोई बार बार उनके शरीर को चीरने की कोशिश कर रहा हो। जिस दर्द को राजकुमार तनिष्क अपना पूरा प्रयास कर सहने की कोशिश कर रहे थे, इस समय राजकुमार तनिष्क का पूरा शरीर दर्द और पीड़ा से लाल होने लगा था।
जिससे उनके शरीर की नसों तक को इस समय माही देख सकती थी। वही राजकुमार तनिष्क को इतने ज्यादा दर्द में देखकर माही को भी उनके लिए थोड़ी बुरा लग रहा था, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। अब जो भी करना होगा वह सिर्फ राजकुमार तनिष्क ही कर सकते थे। इसलिए माही तुरंत अपने स्थान में बैठकर अपने पास मौजूद इकट्ठा उन दोनों शक्तियों को धीरे धीरे कर राजकुमार तनिष्क के शरीर में प्रवेश कराने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार तनिष्क, जो इस समय दर्द और पीड़ा से बेहाल थे, वह अपने शरीर में मौजूद उन दोनों शक्तियों को काबू करने की कोशिश में लगे हुए थे। अचानक ही उनकी आंखों के सामने उनकी जिंदगी के सबसे बुरे पल आने लगे कि किस तरह उनके चाचा उन्हें बचपन से अब तक प्रताड़ित करते थे। किस तरह विक्रम, जो उन्हें हर बार अनाथ कहकर उनका मजाक उड़ाया करता था, एक के बाद एक बार बार राजकुमार तनिष्क के सामने आज उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल एक एक करके गुजरने लगे, जो गुजरते वक्त के साथ उन्हें कमजोर करते जा रहे थे। जिसका फायदा उठाकर वह दोनों शक्तियां तुरंत राजकुमार तनिष्क के शरीर पर कब्जा करने लगी, जिसे महसूस कर माही ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर राजकुमार तनिष्क को जगाने की कोशिश की, क्योंकि अगर राजकुमार तनिष्क ने अपने शरीर से अपना काबू खो दिया तो यह माही और राजकुमार तनिष्क दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि माही जान गई थी कि यह सभी उन दोनों शक्तियों द्वारा दिखाया गया इल्यूजन है, जिससे वह राजकुमार तनिष्क को कमजोर कर उनके शरीर पर अपना कब्जा कर सके। वही राजकुमार तनिष्क तो धीरे धीरे अपनी भावनाओं में खोते हुए अपने शरीर से अपना काबू खोते जा रहे थे। अचानक ही उनकी आंखों के सामने उनके माता पिता का चेहरा आया, जो एक मुस्कान के साथ उन्हें ही देख रहे थे, जिसे देख तनिष्क ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने माता पिता को गले लगाने की कोशिश की, पर अचानक ही तनिष्क के माता पिता गायब होने लगे, जिसे देख राजकुमार तनिष्क घबरा उठे। तभी माही की आवाज तनिष्क के कानों में गूंज उठी, अपने आप को काबू करो राजकुमार तनिष्क, अगर आपने अभी अपने आप को काबू नहीं किया तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसे सुन तनिष्क अपने होश में वापस आया। उसने तुरंत अपने मस्तिष्क को शांत करने की कोशिश शुरू की। कुछ समय के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार राजकुमार तनिष्क अपने मस्तिष्क को शांत करने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना पूरा फोकस उन दोनों शक्तियों के ऊपर किया, जो इस वक्त उनके शरीर में तबाही मचाने पर लगी हुई थी। वह बार बार उन्हें चोट पहुंचाकर उनके शरीर से निकलने के रास्ते की तलाश में लगी हुई थी, जिन्हें देख राजकुमार तनिष्क ने अपना पूरा ध्यान उन दोनों शक्तियों पर लगाकर उन्हें काबू करने की कोशिश करना शुरू किया। लगभग 3 घंटे लगातार उन शक्तियों से लड़ने के बाद आखिरकार वह दोनों शक्तियां समय के साथ शांत होने लगी। इसके बाद वह दोनों शक्तियां धीरे धीरे आपस में मिलकर उन्होंने राजकुमार तनिष्क के शरीर में अपना एक स्थान ढूंढकर वहां वास करना ही उचित समझा। वही उन शक्तियों को अपने शरीर को अपनाता देख राजकुमार तनिष्क ने एक गहरी सांस ली। वही उन शक्तियों के पूर्ण तरह से राजकुमार तनिष्क के शरीर में समा जाने के बाद अचानक राजकुमार तनिष्क के मस्तिष्क के बीचों बीच एक छोटे चांद के आकार का चित्र नजर आने लगा, जो किसी सुंदर चांद की भांति सुंदर और बहुत ही ज्यादा चमकदार नजर आ रहा था। तभी माही ने भी अपनी आंखें खोल राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा, जिसे देखकर वह कुछ समय के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गई। इस समय राजकुमार तनिष्क किसी अलग ही इंसान में बदल चुके थे। उनके बाल, जो पहले बहुत ज्यादा रूखे और छोटे थे, वह अचानक ही इन शक्तियों को अवशोषित करने से लंबे और घने हो चुके थे। चैप्टर 96। राजकुमार तनिष्क, जिनके बाल जो पहले बहुत ज्यादा रूखे और छोटे हुआ करते थे, वह अचानक ही इन शक्तियों को अवशोषित करने से लंबे और घने हो चुके थे। उनका शरीर, जो भी पहले कमजोरी और बीमारी के कारण कुछ कुछ लकड़ियों की भांति नजर आ रहा था, वह अब पूर्ण तरीके से एक विकसित मजबूत पुरुष की तरह शक्तिशाली और आकर्षित नजर आने लगे थे। इन शक्तियों के ऐसे परिवर्तन को देखकर इस समय माही काफी ज्यादा चकित थी। उसे नहीं पता था कि यह शक्तियां राजकुमार तनिष्क को अपना भी पाएंगी या नहीं, पर अपने सामने होते इस चमत्कार को देखकर इस समय माही काफी खुश थी, क्योंकि सामने बैठे राजकुमार तनिष्क इस रूप में बेहबू अपने पिता राजा सोम की भांति नजर आ रहे थे। उनका शरीर, उनका रंग और यहाँ तक कि उनकी आंखें, जो पहले कम नीली दिखाई देती थी, वह अचानक से ही उनके अंदर जैसे किसी ने रंग भर दिया हो। वही राजकुमार तनिष्क, जिन्हें इन शक्तियों को अपनाने के बाद अपने शरीर में अचानक ही अनगिनत बदलाव महसूस होने लगे थे। अचानक ही उनके शरीर की सारे दर्द, थकावट, पीड़ा एक ही पल में गायब सी हो गई थी।
उनके बाहरी और आंतरिक दोनों ही घाव तो कुछ ही समय में भर चुके थे। यहाँ तक कि उनके शरीर में रहे उनके पुराने घाव भी इन दोनों शक्तियों ने मिलकर उन्हें पूर्ण तरीके से ठीक कर दिए थे। इस समय राजकुमार तनिष्क अपने आप को बहुत अधिक हल्का और बलवान महसूस कर रहे थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने उनके ऊपर बरसों से रखा हुआ भारी वजन एकदम से हटा दिया हो। क्या इसी शक्ति को अपने अंदर समेटने के बाद सभी को ऐसा ही एहसास होता है? राजकुमार तनिष्क का शरीर इस समय उन्हें किसी रुई की भांति हल्का और लचीला महसूस हो रहा था, जैसे कि वह अभी हवा से उड़ने के लिए तैयार हो। जिसे महसूस करते ही राजकुमार तनिष्क काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने खुशी खुशी माही की तरफ देखा, जो एक मुस्कान के साथ उन्हीं की तरफ देख रही थी। इस समय वह दोनों वापस रोशनी की दुनिया से लौटकर समुद्र राज के उस जंगल में आ चुके थे, जहाँ कुछ समय पहले वह दोनों अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। कल रात जो माही और तनिष्क ने जो जोखिम उठाकर इस पत्थर को प्राप्त किया था, आज उसे पाने के आधे से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका था। बस अगर अब राजकुमार तनिष्क और माही राजा सोम की आत्मशक्ति को दोबारा एकत्रित कर पाए तो उनका यह कार्य, जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी पीड़ा और कठिन समय देखा है, यह पूर्ण तरीके से सफल हो सकता है। जिसके लिए माही ने राजकुमार तनिष्क को अपनी नई एकत्रित शक्ति का प्रयोग कर सामने रखे सूर्य लॉकेट को पुनः जागृत करने के लिए कहा। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर अपनी दोनों शक्तियों को धीरे धीरे अपने शरीर से बाहर निकालकर उस लॉकेट में भेजना शुरू किया। जो दर्द राजकुमार तनिष्क को इन शक्तियों को अवशोषित करते समय हुआ था, वह अब लगभग ना के बराबर था। शायद यह इन शक्तियों के राजकुमार तनिष्क को अपनाने का असर ही था कि उनका शरीर, जो अपने अंदर से इतनी अधिक शक्तियाँ उस लॉकेट में डाल रहा था, इसके बावजूद भी ना तो उन्हें किसी भी प्रकार की कमजोरी महसूस हो रही थी और ना ही कोई दर्द। कुछ ही समय में राजकुमार तनिष्क ने अपना कार्य पूरा कर दिया, जिसके ऐसा करते ही वह सूर्य लॉकेट एक बार फिर अपनी ऊर्जा प्राप्त कर धीरे धीरे कर ऊपर की तरफ उठने लगा, जिस पर राजकुमार तनिष्क लगातार अपनी शक्तियां दिए जा रहे थे। जिनके ऐसा करते ही वह लॉकेट हवा में उड़ता हुआ एक बहुत ही तेज रोशनी से चमका, जो रोशनी उस जंगल के बीचों बीच उस घेरे में चारों तरफ फैलने लगी। वह रोशनी इतनी ज्यादा अधिक और तेज थी कि उनकी चमक को सहने के लिए माही और तनिष्क दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली। पर तभी वह चारों तरफ फैली हुई रोशनी अपने स्थान पर एक बार फिर वापस आने लगी, जिसके कुछ ही समय बाद वह सारी रोशनी उस सौर्य लॉकेट में समा गई। जिसके ऐसा करते ही वह लॉकेट एक बार फिर शांत हो गया और वापस जमीन पर लौट गया। जिसे देख माही और राजकुमार तनिष्क थोड़ी असमंजस में थे। क्या इस शक्ति का राजा सोम की आत्मा पर कोई असर पड़ा भी या नहीं, क्योंकि ना तो उन्हें सूर्य लॉकेट में कोई बदलाव नजर आया और न ही उन्हें राजा सोम की आत्मा कहीं दिखाई दी। इसलिए वो दोनों ही अब काफी परेशान होने लगे। वहीं राजकुमार तनिष्क ने अपनी परेशानी भरी नजरों से सामने बैठी माही की तरफ देखा, जो बहुत ही असमंजस में उस लॉकेट की तरफ देख रही थी। तभी अचानक राजा सोम की आवाज माही के कानों में आई, धन्यवाद छोटी माही, अब मैं ठीक हूँ। बस मैंने जो अभी इतनी सारी शक्तियों को प्राप्त किया है, उन्हें अवशोषित करने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कार्य में पूर्ण तरह से सफल हुई। वहीं राजा सोम की बातें सुनकर माही ने एक चैन भरी सांस ली। सच में वह एक पल के लिए तो डर ही गई थी, कहीं उनकी इतने समय की मेहनत बर्बाद न चली गई हो। पर राजा सोम की बातें सुनकर और उन्हें सही सलामत महसूस कर माही की आंखों में छाई वह परेशानी अचानक ही गायब हो गई। जिसके बाद माही ने सामने बैठे राजकुमार तुषार को भी राजा सोम का आदेश सुना दिया, जिसे सुन वह भी काफी हल्का महसूस करने लगा। आखिर इतनी कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार वह अपने इस कार्य में सफल रहे। उनके इतने लंबे समय का सफर और मेहनत दोनों ही खराब नहीं हुई थी और अब तो राजकुमार तनिष्क को उनकी इतनी कठिन मेहनत का एक बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ था। अब उनके पास भी बाकी सभी शक्तिशाली लोगों की तरह शक्तियाँ थी, जिससे अब कोई भी व्यक्ति उन्हें इतनी आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। बस अब उन्हें वापस लौटकर लगातार अपनी नई मिली शक्तियों के बारे में और अधिक जानना और उन्हें बढ़ाने का प्रयास करना था, ताकि वह जल्द से जल्द शक्तिशाली होकर अपने दुश्मनों से अपनों का बदला ले सके। जिस बारे में सोचकर ही उनकी आंखों में इतने समय से सोई हुई बदले की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। पहले वह सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि ना तो राजकुमार तनिष्क को अपने माता पिता की सच्चाई पता थी और न ही उनके पास किसी भी तरह की कोई आध्यात्मिक शक्ति थी।
जिसके बल पर वह अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सके। वहीं माही की नजर अपने ऊपर अपने आसपास के नजारे पर गई। सूरज ढल चुका था और अब धीरे धीरे चांद नजर आने लगा था, जिसे देख अचानक ही माही के दिमाग में राजकुमारी रूपाली का ख्याल आया। अब वैसे भी उसका यहाँ के सभी कार्य पूरे हो चुके थे, इसलिए अब उसे अपने आगे के कार्य के लिए राजकुमारी रूपाली के पास जल्द से जल्द पहुँच जाना चाहिए था। इसके बारे में सोच माही राजकुमार तुषार के साथ तुरंत उस जगह से टेलीपोर्ट हो गई। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद ही वह जगह जो कुछ समय पहले तक उस पूरे जंगल से गायब थी, वह धीरे धीरे उस जंगल में वापस समा गई, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी रूपाली के कक्ष में इस समय राजकुमारी रूपाली परेशान सी अपने कक्ष में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वह कभी सामने दरवाजे की तरफ देखती तो कभी खिड़की की तरफ, और फिर दोबारा किसी तरह परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगाने लगती। इस समय उसके चेहरे की घबराहट, उसके माथे पर आता हुआ पसीना यह साफ बता रहा था कि वह कितनी ज्यादा डरी और भयभीत है। वही राजकुमारी रूपाली परेशान होकर नाखूनों को चबाते हुए दरवाजे की तरफ देखकर अपने मन ही मन कह रही थी, कैसी मुसीबत में पड़ गई हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं कुछ समय पहले तक एक आजाद पंछी थी, जिसके आसपास सभी लोग उसकी तारीफें करते थे, उसकी मदद करने के लिए घूमते रहते थे। पर आज देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है। मैं चाहकर भी अपनी स्थिति के बारे में अपने परिवार को नहीं बता सकती और न ही किसी की सहायता ले सकती हूँ। तभी रूपाली की नजर अपने पास छुपा के रखी हुई एक पुस्तक पर गई, जिसे देख उसके चेहरे की घबराहट और अधिक बढ़ गई। इस समय रूपाली का दिल दुगनी रफ्तार में दौड़ रहा था, जिसकी आवाज उसे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। वह वही किताब थी जिसे माही ने रूपाली को उसके पिता के कक्ष से लाने के लिए कहा था, जिससे बहुत हिम्मत और परिश्रम के बाद आखिरकार रूपाली लाने में कामयाब हो ही गई थी। पर अब उसे इस बात का डर खाए जा रहा था कि अगर गलती से भी उसके पिता को इस बारे में पता चल गया तो वह भी नहीं जानते कि वह उसकी क्या हालत करेंगे। वैसे तो उसने बहुत सावधानी बरतते हुए इस कार्य को किया था, पर अब इस कार्य को करने के बाद उसका डर हर बीतते पल बढ़ता जा रहा था। उसे बस जल्द से जल्द इस पुस्तक को अपने पास से माही के पास भेजना था, ताकि गलती से भी किसी का शक उसके ऊपर ना जा सके। इसलिए वह बहुत समय से माही का इंतजार अपने कक्ष की चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार के साथ एक अदृश्य शक्ति अचानक ही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में आ गई, जिसे देख सामने खड़ी राजकुमारी रूपाली तुरंत समझ गई कि यह अदृश्य शक्ति हो न हो माही ही होगी। इसलिए रूपाली ने तुरंत अपने पास छुपा कर रखी उस पुस्तक को तुरंत निकालकर उसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। वही माही, जिसके मन में इस चीज को लेकर काफी दुविधा उठ रही थी कि क्या रूपाली उसके दिए हुए कार्य को पूरा कर पाएगी। कहीं ऐसा न हो कि वह इस कार्य को करने में डर जाए और माही का बना बनाया सारा चक्रव्यूह खराब होने लगे। पर अपने सामने अचानक उपस्थित हुई उस पुस्तक को देखकर माही के मन में चल रही सारी शंकाएं धीरे धीरे कर शांत होने लगी। इस समय माही के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान छाई हुई थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि रूपाली ने उसके दिए हुए कार्य को इतनी अच्छी तरह कर दिया है कि उसका परिणाम वह अपनी आंखों के सामने देख सकती है। इस समय माही बहुत ज्यादा प्रसन्न नजर आ रही थी। आखिर आती भी क्यों नहीं। उसके मस्तिष्क में चल रहा वह इतने समय से वह कार्य आखिरकार अब पूरा होने वाला था। जिस चीज की खुशी इस समय माही के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजा सेन के कक्ष में इस समय राजा चंद्रसेन अपने कक्ष में अकेले बैठकर लगातार कई पत्रों को एक साथ लिख रहे थे। वह कुछ समय रुकते और फिर कुछ लिखने लगते। कुछ देर इसी तरह लिखने के बाद उन्होंने अपने हाथ में मौजूद उस पत्र की तरफ देखा, जिसे देखकर उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरे भाव आ गए थे। उन्होंने तुरंत उस पत्र को नीचे रखा और अपने पास के ड्रॉ से एक काले रंग की अजीब सी दिखने वाली मोमबत्ती को निकाला। बेशक ही वह दिखने में काले रंग की मोमबत्ती हो, परंतु इसका आकार बहुत ही ज्यादा अजीब और अनोखा था। इसके तुरंत बाद राजा चंद्रसेन ने अपने पास रखी एक लंबी सी डंडी में आग लगाई और उस मोमबत्ती को जलाने लगे। वही उस मोमबत्ती के जलते ही उसमें से एक अजीब सा काला धुआं निकलकर उस मोमबत्ती के चारों तरफ घूमने लगा, जिसे देख राजा चंद्रसेन ने तुरंत अपने द्वारा लिखे गए उस पत्र को उस मोमबत्ती की आग में जलाना शुरू किया। कुछ ही समय में वह पत्र पूरी तरह जलकर राख होने लगा। पर इस समय सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात कोई थी तो वो यह कि उस पत्र के जलने के बाद भी उससे जो राख निकलकर आसपास बिखरनी चाहिए थी, वह ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस मेज पर राजा चंद्रसेन ने उस पत्र को जलाया था, उसके आसपास एक काले धुएं के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा था।